दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लॉकडाउन के दौर में भारत का सच जो उभर कर सामने आ रहा है वो बेहद डराने वाला है या कहें बेहद त्रासदीदायक है। और यह सोचकर भी डर लग सकता है कि लॉकडाउन के बाद की परिस्थितियां इस देश में होंगी क्या, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसके जरिए नीचे से लेकर ऊपर तक हम 2 जून की रोटी भी मुहैया करा सके। हम अभी तक आपसे बात करते आए कि किस तरीके से लॉकडाउन की स्थितियों में सरकार का राहत पैकेज भी किसानों तक नहीं पहुंचा है। हमारे पास एक लंबी फहरिस्त अलग अलग राज्यों के अलग अलग गांवों से लगातार आई है और जिसका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में भी किया कि किस तरीके से सरकार कह रही है पैसा दे दिया गया, लोग कह रहे हैं पैसा नहीं आया, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, सवाल इसके आगे का है। और यह परिस्थितियां बताती हैं कि इस देश को चलाने के लिए जो सिस्टम काम कर रहा है उस सिस्टम के दायरे में इस देश का बहुसंख्य तबका 80 से 100 करोड़ लोग आते ही नहीं हैं। उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश इस देश के बाबुओं ने कभी नहीं की और इस देश के नेताओं ने आंखें बंद कर ली। सत्ताधारियों ने अपनी सुविधा और अपने अनुकूल परिस्थितियों को देखा और आज इसी का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में सिस्टम एक ही काम करता है। वह सिस्टम पैसे वालों के लिए है। वो कैसे है, किस तरीके से काम करता है और दूसरी तरफ न्यूनतम जरूरत यानी 5 किलो अनाज तक पहुंचा पाने की स्थिति, 500 रुपए बैंक तक दे पाने की स्थिति, किसान सम्मान निधि में 2000 रुपए तक दे पाने की स्थिति, मुफ्त सिलेंडर का पैसा पहुंचा पाने की स्थिति, मुद्रा योजना की नियत रकम भी दे पाने की स्थिति, उसमें भी कमी आ गई। वह भी 50,000 देना था तो 20 से 23,000 दिए गए, 5 लाख देना था तो 1 लाख में संतुष्ट कर दिया गया, 10 लाख देना था तो 5 लाख से आगे मामला बढ़ नहीं पाया। यह इस देश का एक सच है। लेकिन आज जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं वो वाकई इस देश के उस सिस्टम का प्रतीक है जिसमें इस देश के पास, जिन लोगों के पास पूंजी है, उनके लिए किस शानदार तरीके से देश काम करता है। उसका एक उपाय हम आपको बताते हैं। आपने एक कंपनी खोली, आपने बैंक से लोन लिया, एक नहीं कई बैंकों से आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया, बैंक ने लोन दे दिया, आपने उस लोन के रकम को किसी दूसरी कंपनी में डाइवर्ट कर दिया, उसे शेल कंपनी कहते हैं। बैंक ने शिकायत की, कहा कि इसने तो हमारा पैसा नहीं लौटाया। उसके बाद इस देश में सीबीआई सक्रिय हुई, ईडी सक्रिय हुई, दोनों सक्रिय हुई। तब तक वो कंपनी बोला हम तो दिवालिया हो गए, हमारे पास तो पैसा देने के लिए है ही नहीं। अब क्या होगा? तो सरकार ने 2016 में एक कानून बनाया, उसमें अगर आप दिवालिया होते हैं तो आप चले जाइए एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, और वहां पर उस कंपनी की बोली लगेगी। जो उस कंपनी का खरीदार होगा वह उसको खरीद लेगा और उस दौर में जो बैंक से पैसा लिया गया था वो पैसा भूल जाइए, और जो नया व्यक्ति कंपनी खरीदेगा फिर वह उस कंपनी के नाम पर फिर से लोन ले ले। यह कमाल है ना इस देश का। जबकि किसान अगर लोन ले लेता है, नहीं चुकाता है, तो उसकी बकरी तक को गिरवी रखने की स्थिति में अलग अलग राज्यों से जानकारी आती है, चाहे वो महाराष्ट्र का इलाका हो या मध्य प्रदेश का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो या बिहार का इलाका हो। बैंक 500 रुपए तक भी वसूलने की स्थिति में आता है, लेकिन यहां तो मामला करोड़ों का है। और आरबीआई के जरिए, जो आरटीआई के जरिए जानकारी निकल कर आई है, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं साकेत गोखले, उन्होंने सरकार से ही पूछा था कि आप बताइए कि किस रूप में कितने डिफॉल्टर हैं और टॉप डिफॉल्टर्स के नाम तो बता दीजिए। वो नाम निकलकर सामने आ गए। सवाल उन नामों पे हम जाएं उससे पहले इस गोरख धंधे को समझिए। इस देश के तमाम नेशनलाइज बैंक, उनको चूना लगाया गया, उनका पैसा वापस नहीं किया गया, और फिर उन्हीं बैंकों ने उस कंपनी को किसी दूसरे ने खरीद लिया तो उसको भी लोन दे दिया। यह पैसा बैंकों में जमा आम लोगों का ही है। और इसमें आरबीआई ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक 30 सितंबर 2019 को 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। टेक्निकली इसको रिटर्न ऑफ कहते हैं। ये माफ कर दिए गए। उस फहरिस्त में कौन थे? क्योंकि 2014 से अगर जिक्र हम आपसे करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि 2014 से 2019 तक 6,60,000 करोड़ रुपए इस देश में माफ कर दिए गए, जो कि एनपीए में माने जाते हैं, जो कि कर्ज बैंक से लिया जाता है वो माने जाते हैं।
और इसी दायरे के भीतर में जब और आप घुसिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मौजूदा वक्त में 11 लाख करोड़ से ज्यादा का एनपीए है, वह भी कैसे वसूलेंगे, क्योंकि सिस्टम काम हमारा इसी रूप में करता है कि जो कर्ज ले, करोड़ों के कर्ज ले, उसके लिए एक रास्ता बन जाए। वह देश छोड़कर जाना चाहता है, देश छोड़कर चला जाए, दूसरे देश की नागरिकता ले ले, और हम यहां पर केस दर केस करते रहें, उसकी वापसी, पैसे की वसूली नहीं होगी। कुछ डॉक्यूमेंट के साथ जब हम आपको जानकारी आज देने बैठे तो बहुत सारी चीज हैरत में आ गई, क्योंकि ये 68,607 करोड़ के दायरे में जो 50 टॉप विलफुल डिफॉल्टर है, जिन्होंने कहा हम पैसा नहीं लौटा सकते हैं, इसमें से अधिकतर के खिलाफ ईडी का केस है, सीबीआई केस चला रही है। सभी ने खुल को दिवालिया भी घोषित कर दिया है, और इन कंपनियों को कुछ और लोगों ने खरीद लिया, वहां पर जो उन्होंने लोन दिया उसको भी माफ कर दिया गया। ये कौन सा खेल है? जिक्र मेहुल चौकसी से करें, मेहुल भाई का जिक्र आपने सुना होगा। यह जिक्र कई शब्दों के जरिए या कई आवाज के जरिए बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, ये गुजरात से आते हैं। मेहुल चौकसी आजकल की तारीख में भारत में नहीं रहते, ये एंटीगुआ बारबाडोस जो है वहां पर एक आइलैंड है, वहां की नागरिकता इन्होंने ले ली है। बड़ी कम रकम में मिल जाती है, 10 लाख रुपए दीजिए आपको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। इनकी 3 कंपनियां, जो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड है 5,492 करोड़, गिली इंडिया लिमिटेड है ये 1,447 करोड़ रुपए, नक्षत्र ब्रांड लिमिटेड है 1,109 करोड़। यह एक मेहुल चौकसी का नाम है। इनके साथ आपको नीरव मोदी भी आएंगे, वह तो लंदन की जेल में है, मेहुल चौकसी एक आइलैंड पे हैं जिसका जिक्र हमने किया। इसके बाद आइए देखिए संदीप संजय झुंझुनवाला, इनके खिलाफ भी ईडी ने मामला शुरू किया, इनके खिलाफ भी जांच शुरू हुई, और जांच के जरिए पता चला कि इन्होंने कितनी संपत्ति को डाइवर्ट कर दिया है अलग अलग शेल कंपनियों में, और इस देश की 14 बैंक को इन्होंने चूना लगा दिया। लगभग 481 करोड़ रुपए ईडी ने अटैच जरूर किए, लेकिन इनका जो फ्रॉड का मामला था वो वसूली नहीं हो पाई बैंकों के जरिए, और इनके ऊपर 4,314 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए जो कर्ज इन्होंने लिए थे। एक जतिन मेहता है, ये चलाते हैं विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी ऑइल कंपनी है, इनका लगभग 4,076 करोड़ रुपए माफ किए गए। सीबीआई इनके खिलाफ भी बैंक फ्रॉड का मामला कर रही है, यह भी इस देश को छोड़ गए और बाल्कन के किसी इलाके में जो साउथ ईस्ट यूरोप में आता है, बाल्कन कंट्री जो कहते हैं, मॉन्ट्रियागो नाम की एक कंट्री है, वहां पर ये रह रहे हैं, उनका यहां पर माफी हो गया। कोठारी ग्रुप में रोटोमैक कानपुर के हैं जो कलम बनाते हैं, 2,850 करोड़ रुपए का माफ हो गया। इसी फेरिस्त में जब आप आइएगा तो कुडोज केमिकल पंजाब का है, इसमें 2,326 रुपए माफ कर दिया गया। इसमें जूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है, जूम डेवलपर्स किसका है यह भी आपको समझना होगा कि आखिर इनके साथ क्या माफ किया गया। इनके खिलाफ भी कुछ मामले चल रहे थे, ये ग्वालियर के हैं, इनका केस भी चल रहा था, 2,012 करोड़ रुपए इनका भी माफ कर दिया गया। अहमदाबाद के एक है हरीश आर मेहता, फॉर एवर प्रीसियस ज्वेलरी डायमंड प्राइवेट लिमिटेड चलाते हैं, और इनका 1,962 करोड़ रुपए इनका माफ कर दिया गया। इसी फेरिस्त में हमने जब परखना शुरू किया कि असल में ये एक तरफ सीबीआई भी जांच करती है, ईडी भी जांच करती है, और ये सारी, तो एक केस तो ये है। एक दूसरा केस और महत्वपूर्ण है जिसको हम एक खास तौर से आपके लिए लेकर आए हैं, उसके बारे में जानकारी जो हासिल की है, उससे पहले जरा समझने की कुछ और कोशिश की जाए। 14 बैंकों को चूना लगाया ट्रांसट्रॉय इंडिया लिमिटेड ने, खुद को दिवालिया 2018 में घोषित कर दिया, और उसकी आज की तारीख में 1,790 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। सूर्या विनायक इंडस्ट्री जो है, इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चला, अलग अलग बैंकों को, इसने 17 बैंकों को इस देश में चूना लगाया, 2,240 करोड़ रुपए इसके माफ कर दिए। ईडी भी इसके खिलाफ था, सीबीआई भी कर रही थी, और इन सब के बीच मनी लॉन्ड्रिंग 2,240 करोड़ का था और माफी हो गई 1,783 करोड़ की। इसी तरीके से एस कुमार नेशनल वाइड लिमिटेड है, इसने भी इस देश के कई बैंकों को चूना लगाया, लोन डिफॉल्ट हो गया, 1,680 करोड़ रुपए का एनसीएलटी में चले गए, बोले हम दिवालिया हो गए हैं, बोली लगी 1,581 करोड़ में वो बिकने की स्थिति में आ गई। एक गुप्ता कोल इंडस्ट्री है, ये नागपुर की है, गुप्ता कोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने जो बैंकों को चूना लगाया वो 4,000 करोड़ का एनपीए था, 6 बैंकों को चूना लगाया, उसमें यूनियन बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक फ्रॉड, अलग अलग बैंकों को अलग अलग तरीके से चूना लगाने की एक पूरी की पूरी स्थिति है। और इस फहरिस्त में केस स्वाइल भी नाम आएगा, इसने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, 1,032 करोड़ रुपया इसमें भी
केस था, उसको भी कहीं ना कहीं सरकार ने माफ कर दिया। इन सब के बीच एक और केस निकल कर आया, यह है रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड। यह बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इसलिए यह इंटरेस्टिंग केस है क्योंकि इसको पतंजलि ने खरीदा, जो बाबा रामदेव और बालकृष्ण ग्रुप आते हैं, इनको इन्होंने खरीद लिया। और रुचि सोया जो अपने तौर पर था, इसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित करने के बाद इसकी बोली लगी। इसकी बोली लगाने में सबसे आगे चल रहे थे अडानी ग्रुप, लेकिन बाद में अडानी ग्रुप ने खुद को पीछे कर लिया। और अडानी ग्रुप ने जब खुद को पीछे किया तो बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप ने जो बोली लगाई, उसके जरिए इन्होंने इसको खरीद लिया। और संयोग यह है कि इस पर जो वसूली करनी थी रुचि सोया से, वो 9,300 करोड़ रुपए की करनी थी, लेकिन ये एनसीएलटी में चली गई। दिवालिया घोषित किया, बाबा रामदेव ने बोली लगवाई, वहां पर इसको खरीद लिया गया। और ये खरीदने की स्थिति में ये डाटा बतलाता है कि रुचि सोया को जो लिया गया, इसमें जो माफी हुई है ये 2,212 करोड़ की। अब आप सोचिए, किसी कंपनी को जो खरीदा गया, वो कंपनी को खरीदा गया लगभग 4,000 करोड़ में, 4,350 करोड़ में। और फिर जब लोन लिया गया तो उसमें 2,212 करोड़ रुपए लोन माफ कर दिए। अलग अलग बैंकों से यहां भी लोन लिया गया। एसबीआई से 1,800 करोड़ लोन लिया गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 816 करोड़ का लोन लिया गया, पंजाब नेशनल बैंक 743 करोड़ का लोन लिया गया, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक 608 करोड़ का लोन लिया गया। यानी 9,300 करोड़ की वसूली तो हो नहीं पाई, जो बैंकों से अलग अलग जगहों से लिया गया था। एनसीएलटी ने इसकी बोली लगवा दी और बोली लगवाने के बाद 4,350 करोड़ में पतंजलि ग्रुप ने खरीद लिया। और वो खरीदने के बाद अब स्थिति आई सितंबर में, ये खरीदा गया है जुलाई 2019 में, और सितंबर में इस पर जो लोन था 2,212 करोड़ का, वह माफ कर दिया गया। यह एक पूरा खेल इस देश के भीतर का है। सवाल है इसमें कंपनियों की फहरिस्त में, आप किसी भी कंपनी को देखेंगे, बड़ी लंबी लिस्ट है ये जो 50 कंपनियों की, इसमें एबीजी शिपयार्ड है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। एबीजी शिपयार्ड का जिक्र हमको लगता है आपसे करना चाहिए, इसका भी एक डॉक्यूमेंट हमारे पास था। एबीजी शिपयार्ड जो है, यह भी अलग अलग बंदरगाहों पे काम करती है, और इसके जरिए भी यह भी कई चीज़ों में फंसती चली गई, और उसके बाद यह कंपनी भी चल नहीं पाई। और एबीजी शिपयार्ड जो अहमदाबाद से चलने वाली है, इसके ऋषि अग्रवाल हैं, इन्होंने भी बैंकरप्सी के लिए अप्लाई कर दिया और 1,875 करोड़ रुपए इनको माफ कर दिए गए। ये अलग अलग तौर पे कैटेगरी है। इस दौर में लगभग आप ये सोचिए कि जिन कंपनियों ने लगभग 5,000 करोड़ के चक्कर में अलग अलग जगह लोन लिया, वैसी 3 कंपनियां ज़्यादा हैं। इसी तरीके से अलग अलग कैटेगरीज है, लेकिन हमको लगता है कि आप लोग को कंपनियां जाननी चाहिए। आज इस कंपनियों की फहरिस्त में किंगफिशर एयरलाइन लिमिटेड भी है, जो कि विजय माल्या का है। किंगफिशर एयरलाइंस का 1,943 करोड़ रुपए माफ किए गए। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड का 1,915 करोड़ रुपया माफ किया गया। सूर्या विनायक इंडस्ट्री लिमिटेड 1,783 करोड़ रुपया माफ किया गया। सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक लिमिटेड 1,318 करोड़ रुपया माफ किए गए। इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड 1,091 करोड़ रुपए माफ किए गए। इसी तरीके से केएसवाई लिमिटेड, नकोड़ा लिमिटेड, कोस्टल प्रोजेक्ट, पारेक एल्युमिनेक्स, फर्स्ट लीजिंग को लिमिटेड इंडिया, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड, स्टर्लिंग ऑयल रिसोर्सेज लिमिटेड, स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड, एक्शन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड, डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सुरना कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंदू प्रोजेक्ट लिमिटेड, एरास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड, श्री गणेश ज्वेलरी हाउस लिमिटेड, इलेक्ट्रोथोरियम लिमिटेड, ये सारी कंपनियों के नाम हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया, सरकार ने माफ कर दिया। इस फहरिस्त में हमने जब अध्ययन करना शुरू किया कि 2014 के बाद से 2019 तक अगर 6,60,000 करोड़ रुपए माफ किए गए तो कितनी कंपनियां होंगी। आप कल्पना कीजिए कि 750 से ज्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने 1,000 करोड़ तक का लोन लिया है, उनको माफ कर दिया गया। यानी इस देश के भीतर में राशन दुकान से 23 करोड़ लोगों को राशन मिल जाए,
उसके लिए सरकार को खर्च लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नहीं करना होगा, जो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट 3 महीने दे दिया जाए। लेकिन यहां पर तो 6 लाख करोड़ रुपए यूं ही माफ कर दिया जाता है। इस देश के भीतर में सरकार की जो योजना थी, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, कोई भी योजनाओं को जब आप जोड़ना शुरू करेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि इन योजनाओं के प्रचार प्रसार का खर्च, इन योजनाओं में अगर पैसा मिल गया होता तो कम से कम उनकी जिंदगी अभी पटरी पर होती। पैसा बहुतों को नहीं मिलता, योजनाओं का ऐलान होते चला जाता है। उन सब को भी जोड़ दीजिएगा तो इस देश के भीतर में सिर्फ और सिर्फ 75 ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों से जो लोन लिया और बैंकों को नहीं लौटाया और खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, देश छोड़कर भाग गए। उसी रकम को अगर डाइवर्ट कर दीजिए तो उस रकम में ये सारी योजनाएं इस देश के भीतर की आ जाएगी, जिसको हम लोग वेलफेयर स्कीम कहते हैं। तो हमारे यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बात की इजाजत देने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है। और जो डर लॉकडाउन के बाद की स्थिति का है, यह इसलिए है क्योंकि इस देश में रोजगार को लेकर कोई स्थिति थी नहीं, इकोनॉमी को लेकर कोई सोच थी नहीं। वो लगातार डाइल्यूट होती चली गई। सरकार अपने तौर पर पूंजी काम करती है और ब्यूरोक्रेट्स की एक ऐसी टीम काम करती है जो सरकार को इस बात का एहसास कराती है कि आप लाल दीवारों में ही बैठे रहिए और सब कुछ बाहर ठीक है। बीडीओ से लेकर कलेक्टर होते हुए अगर आप सेक्रेटरी लेवल के ब्यूरोक्रेट्स तक की स्थिति में झांक कर देखिएगा तो ये सिर्फ यस मैन होते हैं। और यस मैन कहते हुए निचले स्तर से लेकर जो जो रिपोर्ट बनती है उन्हें पता है अगर नेगेटिव रिपोर्ट भेज देंगे कि स्थिति अनुकूल नहीं है तो हो सकता है कोई सत्ता वाला विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई हो, वो रूठ भी सकता है। एक दूसरा रूठेगा नहीं तो बोलेगा आपको काम करना होगा, तो काम कौन करेगा? तो सब कुछ ठीक चल रहा है। यह एक गजब की पाइपलाइन है जो नीचे से ऊपर तक चलती है, ये बताते हुए कि नीचे सब कुछ ठीक चल रहा है और उसके पैरेलल में एक भी शिकन चेहरे पर नहीं आती है, ये कहते हुए कि हमने 6,60,000 करोड़ 6 साल में माफ कर दिए और इस बार जो हमने फेरिस्त जारी की है 68,000 करोड़ की, उसकी फेरिस्त में ऐसे ऐसे लोगों के नाम हैं जो इस देश को छोड़कर भाग गए, लेकिन हम बेफिक्र हैं। सवाल है कि ये एनसीएलटी कानून भी क्यों बना? एनसीएलटी कानून बना कि जो कंपनियां चल रही है उन कंपनियों को दिवालिया घोषित करने की एक सुविधा हो जाए। उस कंपनी, बड़ी कंपनी को खरीदने के लिए कोई दूसरा ग्रुप सामने आ जाए और उस कंपनी की बोली बड़ी न्यूनतम में लगने लगे और न्यूनतम में लगाने के बाद वो एसेट ट्रांसफर दूसरे में हो जाए, फिर बैंक उसको लोन दे दे। यानी हमारी इकोनॉमी की साइकिल जो है, इस देश के खून पसीने की कमाई के बाद बैंकों में जमा रकम और उस रकम को कर्ज के दौर पर रईसों को देना, और रईसों के रईसी में कोई कमी नहीं आती है। जिन कंपनियों के हमने नाम लिए, इन कंपनियों के तमाम प्रोप्राइटर्स, ऐसा कोई नहीं है कि फक्कड़ हो गया, मुफलिस हो गया, वो दिवालिया घोषित हो जाता है लेकिन रईसी में रहता है। ये खेल कैसे समझ में आएगा किसी को? उसको आटे दाल की फिक्र नहीं है, उसको चार्टेड की फिक्र है, उसको दुनिया के किस देश में किस रईसी से रहना है इसकी फिक्र है। और इसी फिक्र की एक साइकिल चलती है। उस साइकिल के भीतर में पॉलिटिकल फंडिंग भी आ जाती है, क्योंकि वह जब कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कॉर्पोरेट पॉलिटिकल फंडिंग कैसे करेगा? जाहिर है फिर वही बैंक आएगा, फिर वही पूंजी आएगी, वही आरबीआई आएगा, वही देश के नेशनलाइज्ड बैंक आएंगे जो उनको कर्ज देंगे। वो उस कर्ज में से एक बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल फंडिंग को दे देंगे। पॉलिटिक्स उस फंडिंग के जरिए चुनाव लड़ेगी या जिस तरीके से चुनाव तो अब लड़े कम जाते हैं, इस देश में ज्यादा सरकार मैनेज करके बन जाती है आजकल, तो यह भी स्थिति आ गई, वहां पर भी पूंजी का समाधान किया जाएगा। यानी सिस्टम क्या है हमारे यहां? सिस्टम बड़ा साफ है अपने यहां। अगर आपके पास पैसा है तो आपके लिए वो तमाम नियम कायदे मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि इस देश की इकोनॉमी को अब अगर आप समझना चाहते हैं तो इसके लिए अब हमें लगता है कि इस देश के सामने जो संकट आने वाला है उसमें आप कल्पना कीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट करना था, टारगेट रखा गया था 2 लाख करोड़ से ज्यादा का। अब आप कैसे भेजेंगे? आपको बीपीसीएल सबसे ज्यादा भेजने थे 52 करोड़ में। बीपीसीएल की स्थिति इतनी नाजुक हो गई है, उसको कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि दुनिया के टॉप मोस्ट जितनी भी ऑयल कंपनियां हैं वो दिवालिया हो गई है। अब आप कैसे खरीदेंगे? ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में टॉप 10 में अमेरिकन कंपनी भी आती है जो कि वाइटनिंग पेट्रोलियम एंड इको एनर्जी, उसका पार्टीशन अमेरिका के साथ है, गवर्नमेंट के साथ है, वह दिवालिया हो गई। तो आपके बीपीसीएल को कौन खरीदेगा?
एयर इंडिया कैसे खरीदेगा? क्योंकि इंडियन एविएशन की स्थिति यह हो गई है कि पिछले एक महीने के भीतर में, जो 1-1.5 महीने सफर नहीं हुआ है, लगभग 22 से 27 हजार करोड़ का नुकसान उसको हो गया है। और हर लेवल पे हुआ है, एयरपोर्ट फर्म्स में हुआ है, ग्राउंड हैंडलिंग में हुआ है, एयरपोर्ट रेस्तरां में हुआ है, हर जगह हुआ है। और बीपीसीएल जैसी कंपनी तो भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी के तौर पर है, जो 15% टोटल रिफाइनिंग की कैपेसिटी है उसको एनुअली। इंडिया में वो तकरीबन 38.3 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम वो रिफाइन करती है, वह भी बिकने की स्थिति में। इसका मतलब है कि आप ना तो डिसइन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, ना आप इंडस्ट्रीज को चला पाने की स्थिति में है, ना आप कॉरपोरेट के जरिए उस स्थिति को क्रिएट कर पाएंगे जिसमें इकोनॉमी का चक्का घूमने लगे। तो फिर वो लेबर्स कहां जाएंगे, जिसका सीएमआई का डाटा है कि एक महीने के भीतर में 15 करोड़ से ज्यादा लोग इस देश में अब पूरी तरह बेकार हो गए, उन्हें काम नहीं मिलने की स्थिति है। और इस देश के 40 करोड़ जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, टोटल वर्कर्स हैं, उनमें से लगभग 25 करोड़ कैसे लौटेंगे, अब उनके पास कोई स्थिति नहीं बन पा रही, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का चक्का नहीं घूम पा रहा है। और अलग अलग रिपोर्ट, चाहे वो फिक्की की रिपोर्ट है, चाहे सीआईआई की रिपोर्ट हो, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पूरी इंडस्ट्री का चक्का घुमा हुआ है। अब सवाल है कि इसको पटरी पर लाया कैसे जाए और पटरी पर लाएगा कौन? ये जानकारी भी हम लोग फ्लोट नहीं कर पा रहे हैं। इस देश के मीडिया का सच तो हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, क्योंकि जनता की जरूरत, उसकी जरूरतों का जीवन, उसकी खबरों को कहीं उस तक जोड़ने की स्थिति में भी हम लोग नहीं आ पा रहे हैं। और सरकार अपने तौर पर जिन जिंदगी को जीती है, उसमें इस बात को तो पहले आप ये सच मान लीजिए कि इस देश के पॉलिटिशियंस के सरोकार आम लोगों से नहीं होते हैं। जो संसद में बैठ गया उसके लिए जिंदगी का भत्ता जो है उसको सुविधाओं से लेप देगा, और उसके पास जो पावर है वो विशेषाधिकार तबके में आ जाएगा। तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, बेकार की बात है माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र करना उस सरकार के सामने, दिहाड़ी मजदूरी का जिक्र करना, राशन दुकानों का जिक्र करना, 4 किलो चावल मिल जाए इसका जिक्र करना, 2 जून की रोटी, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे। वो एक ऐसी स्थिति में है जहां पर हो सकता है उनके जुबान से निकल जाए, अच्छा रोटी नहीं है, वाकई आप केक क्यों नहीं खा लेते, हो सकता है यह स्थिति इस देश के भीतर में आ जाए। यह फेरिस्त क्योंकि एक ऐसे साइकिल को बताती है जो बहुत साफ तौर पर कह रही है कि अब इस देश की जो इकोनॉमी है वह संकट में आ रही है। अडानी पावर, इस क्वार्टर में जानकारी आई कि उसको लगभग 1312 करोड़ का घाटा हुआ। वो तो सरकार के करीब की है, लेकिन इकोनॉमी का चक्का नहीं चलेगा तो कैसे होगा। एचडीएफसी लाइफ, उसमें 14% की गिरावट आ गई। इन्वेस्टमेंट इनकम वो लगातार कम हो रहा है। और इन सब के बीच जो अलग अलग तरीके से अब कंपनियां बिकने की स्थिति में कैसे आ रही है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर हैं, शाहपुर जी डेवलपर के तौर पर जाना जाता है, उन्होंने अब जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है केकेआर, उसको अपने 5 सोलर एसेट को बेचा है, वो तकरीबन 1554 करोड़ में। और 159 मेगावाट महाराष्ट्र में निकलता था, 148 मेगावाट तमिलनाडु का, वो बेच दिया। अगर उनसे 1 साल पहले कहते कि बेच दे की स्थिति में है और दूसरा खरीदार मिल रहा, नहीं बेचते। नाजुक स्थिति समझिए, और इसके लिए हमारे पास कोई प्लान नहीं है, कोई योजना नहीं है। और योजना सिर्फ इतनी है, पैसा है, बैंक से लोन लीजिए, बैंक से लोन लीजिए, उस पैसे को किसी दूसरी जगह इन्वेस्ट कीजिए, उस दूसरी जगह की जानकारी किसी को मत दीजिए, वह आपके अपने परिवार के रईसी में खर्च होगा। सरकार करेगी तो ईडी को सक्रिय करेगी, सीबीआई को सक्रिय करेगी, बैंक गुहार लगाएगी आरबीआई से, और ये अपने तौर पर चीजें चलती रहेंगी। आखिर में वो जिस कंपनी के नाम पर लोन लिया वो बोलेगा ये तो दिवालिया हो गई, और फिर वो पैसा न लौटाने की स्थिति है, उसके जरिए रईसी चलेगी, फिर वो कल एक दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड कराएगा, वहां पर लेगा, या तब तक वो नाम बदल के उसी कंपनी को किसी दूसरे नाम से ले लेगा। यह इस देश का अजीबोगरीब सिस्टम है जो हमारी आंखों के सामने अब आ गया है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, इसको ठीक कैसे किया जाए? क्या एक स्थिति है कि इस देश के सिस्टम को ठीक करने के लिए, नीचे से ऊपर तक को बाबुओं को ठीक करने के लिए सही जानकारी अगर मीडिया नहीं देता है तो ब्यूरोक्रेट भी नहीं देता है, या फिर लाल दीवारों की कानें जो हैं वह सब चीज़ों को सुनकर अनसुनी कर देती है क्योंकि इस पछड़े में वो नहीं फंसना चाहती है? कौन सी स्थिति है? क्योंकि अभी जो जानकारी आई सूरत से, मजदूर इसलिए सड़क पे आ गए, उतारू हो गए, पत्थर फेंकने लगे, 2 जून की रोटी चाहिए सर जनाब, वह भी क्यों नहीं दे पाने की स्थिति में है। डायमंड सिटी सूरत, उसकी एक पहचान एक शानदार रही हुई है, वहां पर जब स्थिति है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति होगी, ये सोचने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।